हेलो क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था हमारा फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस चैप्टर का, जिसमें हमने फिज़िकल चेंजेस की बात कर ली थी और केमिकल चेंजेस की बात हम कर रहे थे। आज हम केमिकल चेंजेस को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे फ्रॉम द पेज नंबर 61, ठीक है, फ्रॉम एनसीईआरटी। अभी तक हमने बात की थी बच्चों, जो केमिकल चेंजेस है वो चेंजेस होते हैं जिसमें बिल्कुल टोटली न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होने के साथ साथ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस न्यू प्रोडक्ट की वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू द रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। क्लियर है? तो अब हम उसी को एक एक्टिविटी से एक्सप्लेन करेंगे। हम क्या करेंगे, डिजोल्व अबाउट अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रॉल और नीला थोथा। जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है उसका कॉमन नेम ब्लू विट्रॉल है, ये हम लोकल लैंग्वेज उसको नीला थोथा बोलते हैं। इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास, टम्बलर और बीकर। एड फ्यू ड्रॉप ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सोल्यूशन, यू शुड गेट अ ब्लू कलर सोल्यूशन। हमारे पास क्या है, ब्लू कलर का सोल्यूशन ये आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट को वाटर में डिजोल्व किया, हाफ ऑफ कप उसमें, और उसके स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर डाल दिया। सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए डालते हैं बेटा ताकि रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो, कि डिजोल्यूशन जल्दी हो जाए। ठीक है, टू रिएक्शन बिकेम कॉपर सल्फेट बिकेम आयनाइजेस इन द सोल्यूशन। नाउ you should get a blue color solution. Save a small sample of solution in a test tube or the small glass tube, glass bottle. आप थोड़ा सा कॉपर सल्फेट इसमें से निकाल के रख लेंगे जो फर्दर हम यूज करेंगे इन टेस्टिंग। ड्रॉप ऑफ नेल और यूजिंग शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन, वेट फॉर एन आवर। हम इस पे शेविंग ब्लेड या फिर आयरन की कोई नेल है वो रख देंगे और उसके बाद हाफ एन आवर के लिए वेट करेंगे। ऑब्जर्व द कलर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीनिश हो जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ, अब इम्पॉर्टेंट बात बोल रही हूँ कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर होते हैं, चाहे वो कलर चेंज हो, चाहे गैसियस जो स्टेट चेंज हो, या कह सकते हैं हीट इवोल्यूशन हो, या यूटिलाइजेशन हो, या कह सकते हैं मतलब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, या कह सकते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो, या कोई पर्टिकुलर गैस इवॉल्व हो रही हो, रिलीज हो रही हो। ये सभी चेंजेस क्या एक्सप्लेन करते हैं, किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हुई किसके बीच में हुई, कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में। आयरन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस हमने लिया है वो है ब्लेड। तो अल्टीमेटली कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में जब रिएक्शन होती है तो कौन सा चेंज निकल के आता है, कलर चेंज। कलर चेंज ये एक्सप्लेन करता है कि दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज और अ केमिकल रिएक्शन। ना इसमें अगर हम बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस आयरन Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu। इट मीन्स क्या हो गया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयरन। आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस अप कर देता है। तो और वो जो कॉपर की जो प्लेस थी वहां पे कौन आ जाता है, आयरन। तो वो कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट, और जिसका कलर क्या होता है, ग्रीनिश कलर होता है। आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन होता है बेटा। ठीक है, डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ सोल्यूशन? यस। टेक आउट द नेल और द ब्लेड, हैज इट चेंजेस इन एनी वे? यस, चेंज होता है। यस हो जाएगा, क्यों कि जो ब्लेड होगा उस पर कॉपर एक्यूमुलेट हो जाएगा। इस सोल्यूशन में से जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ है, देखो कॉपर सल्फेट में से कॉपर डिस्प्लेस हुआ है, वहां पे कौन आ गया, आयरन सल्फेट बन गया, आयरन सल्फेट। ठीक है, अब जो कॉपर था जो यहां से जो कॉपर था वो इसमें से निकल के कहाँ एक्यूमुलेट हो गया है, ऑन द ब्लेड। तो ब्लेड का कलर भी कैसा हो जाएगा, कॉपर कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। द चेंज दैट यू नोटिस ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन, द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम द ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, मैंने बता दिया। और ये रिएक्शन है बिकॉज इसमें टोटली न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा, आयरन सल्फेट। नाउ द ब्राउन डिपोजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, और इसके ऊपर जो ब्राउन कलर चिपक आ जाता है, एक्यूमुलेट होता है, वो कौन है, कॉपर, जो कि डिस्प्लेस हुआ है फ्रॉम द कॉपर सल्फेट। वी कैन राइट द रिएक्शन कॉपर सल्फेट, मैंने बता दिया आपका, ब्लू कलर का है, इसमें आयरन रिएक्शन किया तो आयरन सल्फेट बना ग्रीन कलर का, प्लस कॉपर रिलीज हो गया, कॉपर रिलीज होकर एक्यूमुलेट हो गया ऑन द ब्लेड। इट मीन दिस रिएक्शन एक्सप्लेन्स द केमिकल रिएक्शन। Activity 6.8, take about a teaspoon of vinegar in a test tube, add a pinch of baking soda। ये एक रिएक्शन है एसिड और बेस के बीच में।
हमें पता है सब्सटेंसेस बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो बेकिंग सोडा है उसमें अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी बिकॉज इट हैज द कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यू वुड हेयर ए हिजिंग साउंड। हिजिंग साउंड किसकी होगी? वो गैस की होगी। अब मैंने आपको जब बताया था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती, चेंजेस होते, चाहे गैस रिलीज हो, चाहे टेम्परेचर चेंज हो, चाहे कलर चेंज हो, ये सभी किसको डिनोट करते हैं कि समहाउ अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ पर्टिकुलर, ठीक है। नाउ टेक अ टीस्पून ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब, एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। आप हिजिंग साउंड आपको सुनाई देगी, वो और वो बबल्स दिखाई देंगे वो गैस के। वो किसके होंगे? अब हमें चेक करना है कि वो गैस कौन सी है ना। हाइड्रोजन गैस हो सकती है भाई, ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई भी हो सकती है। तो अल्टीमेटली हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि जो विनेगर है बेकिंग सोडा से रिएक्शन करने के बाद गैस रिलीज करता है, ठीक है, लेकिन कौन सी गैस रिलीज करता है उसको टेस्ट करने के लिए हम उसको लाइम वाटर में पास करेंगे। और हमें पता है जब हम लाइम वाटर में पास करेंगे, अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, दैट मीन दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, बट कंडीशन इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड। लाइम वाटर फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। रीजन है उसका कि अगर हम पुराना लाइम वाटर लेंगे तो वो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर चुका होगा और वो कंप्लीट रिएक्शन शो अप नहीं करेगा जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसलिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड हम लाइम वाटर यूज करेंगे। व्हाट हैपन टू लाइम वाटर? द लाइम वाटर चेंजेस टू मिल्की, और मिल्की होना डेफिनेटली श्योर करता है कि दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीन्स द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, the reaction takes place होगी the change in a test tube as vinegar plus baking soda. Baking soda, vinegar is chemically acetic acid, baking soda is chemically sodium hydrogen carbonate. जो रिएक्शन होगी, क्योंकि कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स जहां भी होते हैं प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में हमेशा प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और अदर सब्सटेंस कोई सॉल्ट होगा प्लस वाटर होगा, ठीक है। नाउ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर, अगर हम, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको टेस्ट कर रहे हैं तो इसको हम लाइम वाटर में पास आउट करेंगे। तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं बेटा। ये देखो, यहाँ पे हमने क्या था, विनेगर और बेकिंग सोडा टेस्ट ट्यूब में लिया था, कॉर्क से इसे कवर कर दिया है कि ताकि गैस है वो एस्केप ना हो एटमॉस्फेयर में। डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से उस गैस को हमने लाइम वाटर फ्रेशली प्रिपेयर्ड में पास आउट किया, लाइम वाटर टर्न मिल्की, ठीक है। अब ये वाली रिएक्शन हम देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 है, उसको हमने लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको पास आउट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया CaCO3। दिस फॉर्म द मिल्कीनेस ऑफ द सोल्यूशन प्लस वाटर। Is it clear? Means here milkiness takes place, means that color change, and color change also responsible for the chemical reaction. It also indicate that there is a chemical reaction takes place, और chemical reaction takes place को हमने equation form में भी available करा दिया। Is it clear? When carbon dioxide is passed through the lime water, calcium carbonate is formed which make the lime water milky. बता दिया मैंने। The turning of lime water into milky is a standard test of carbon dioxide. ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है। जब आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे तो अगर आपसे टीचर पूछता है हाउ विल यू टेस्ट द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, then you will pass it from the lime water, and lime water turn milky, and that explains that the gas is definitely carbon dioxide, isn't it? You will use in chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide. ये हम चैप्टर 10 में डिस्कस करेंगे क्योंकि वहां पे हम रेस्पिरेशन एक्सप्लेन करेंगे। Now activity 6.8 and 6.6 and 6.8 you one sec बच्चे, बुक रखनी पड़ेगी, अनस्टेबल है थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है। Now in activity 6.8 and 6.6 you saw that in each change one or more new substances were formed. In activity 6.6 the ash was the new substance formed when magnesium 1 is burnt. ये सब हम पढ़ कर चुके हैं। In activity 6.7 the reaction of copper sulfate here is new substance form और color change takes place हुआ था। मतलब हमारे पास स्टेट चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है ना। तो ये सब किसको एक्सप्लेन करता है? दैट इज केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। नाउ जैसे एक्टिविटीज हम बात करें 6.6, 6.7, 6.8 सभी में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जैसे हमने मैग्नीशियम को बर्न किया तो ऐश फॉर्म हुआ। रिएक्शन कॉपर सल्फेट की बात की तो विद आयरन प्रोड्यूसेस आयरन सल्फेट एंड कॉपर, बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस। कॉपर वर डिपोजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे गैस रिलीज हुई, यहाँ पे कलर चेंज हुआ, वहां पे ऐश बनी। तो ये सभी किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस को।
क्योंकि केमिकल रिएक्शंस को और केमिकल चेंजेस को, ठीक है। विच टर्न लाइम वाटर मिल्की, कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन द रिएक्शन? यस, नेम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट वाटर, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उनका नेम है। इज इट क्लियर? कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन दिस रिएक्शन? हो गया, ये तो मैंने बता दिया। ओके, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। अब वो जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। है केमिकल रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। ओके, केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। ऑल न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, रिपनिंग ऑफ फूड फ्रूट्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये सभी क्या है? लाइफ में इंपॉर्टेंट है, जो कि केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है। एक्सेट्रा हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। A medicine is an end product of a chain of a chemical reaction. Useful new one sec beta. A medicine is the end product of a chain of a chemical reaction. Useful new materials such as plastic and detergents are produced by the chemical reaction. ये सब examples हैं कि chemical reactions के daily life में. Indeed, every new material is discovered by studying the chemical change. Okay. नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो हम पढ़ रहे हैं, ये कुछ डेली लाइफ से रिक्वायर्ड एक्टिविटीज हम देख रहे थे जो कि केमिकल चेंजेस को एक्सप्लेन कर रहे थे। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल चेंज इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट फॉर्म फॉलोइंग मे बी एक्सप्लेन केमिकल चेंज। अब कौन कौन से केमिकल चेंज होगी जो बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि कलर चेंज है, स्टेट चेंज है, हीट रिलीज है, अब्जॉर्ब है, गैस रिलीज है ना, ये स्मेल में चेंज है, या पीपीटी फॉर्मेशन है, ये सब किसको एक्सप्लेन कर रहा है कि पर्टिकुलर रिएक्शन है वो केमिकल चेंज को एक्सप्लेन करता है। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जाम्पल, मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब, या तो लाइट हीट एब्जॉर्ब हो सकती है या रिलीज हो सकती है, ठीक है। साउंड में भी साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। अ चेंज इन स्मेल में टेक्स प्लेस और अ न्यू स्मेल में भी गिवन आउट। स्मेल में चेंज हो सकता है, कोई नई स्मेल प्रोड्यूस हो सकती है अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो। अ कलर चेंज में टेक्स प्लेस, जैसे हमने आयरन और कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल देखा था, कलर चेंज हुआ ब्लू टू ग्रीन। अ गैस में भी फॉर्म गैस, जैसे भी एग्जाम्पल हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन देखा था। इट मीन्स ऑल एक्सप्लेन्स दैट इन केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस. You saw that burning of magnesium ribbon is a chemical change. Burning of coal, wood, leaves is also a chemical change. Yes, definitely. In fact, burning of any substance is a chemical change क्योंकि वो वापस से repeatable, irreversible है, new product formed हो चुका है हमारे पास. Burning is always accompanied by production of heat. जब burning होती है तो heat release होती है, production होती है, ठीक है. Now, explosion of a firewood is a chemical change. Yes. You know that such a explosion produces heat, light and sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. ये भी हमें पता है, अगर हम फायर वर्क कर रहे हैं, एक्सप्लोजन ऑफ अ फायर वर्क, अगर कोई केमिकल चेंज है इन अ केमिकल चेंज, तो अल्टीमेटली उसमें क्या प्रोड्यूस होगा? हीट और लाइट और साउंड और अनवांटेड गैस जो कि एटमॉस्फेयर को कंटेमिनेट करेगा, पोल्यूट करेगा. दैट इज वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद द फायर वर्क्स, ठीक है. इसलिए हमें कहा जाता है हमें खेलना नहीं चाहिए आग से, ठीक है. व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूसेस स्मॉल स्मेल, फाउल स्मेल प्रोड्यूस करा, इट इज ऑल्सो केमिकल चेंज. हेयर इट इज रेंसिडिटी, हेयर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज टेक्स प्लेस. अगर फूड रखा रखा खराब हो गया है, दैट मीन्स द ऑयली फूड इज एक्सप्लॉइड, degraded, or we can say foul smell or bad taste produces. Rancidity of the food takes place here, oxidation of food. You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. ये भी आपने देखा हो, एप्पल को काट के खाओ, लेकिन आप काट देते हो लेकिन उसको इमीडिएटली उसी टाइम नहीं खाते तो उस पर रेडिश लेयर आ जाते हैं. इट मीन्स देयर इज ऑल्सो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस. If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away from some time. Repeat the same activity with a slice of potato, brinjal. ये brinjal और potato के साथ भी ऐसा ही होगा. The change in color अगर आ रहा है, it means due to the formation of new substance. ठीक है. Are not these changes a chemical change? क्या ये सब chemical change नहीं है? Yes हैं. In chapter 5, you neutralizes and
एसिड विद अ बेस, हमने 5th चैप्टर में एसिड बेस में एसिड और बेस को इकट्ठा कंबाइन किया था, सॉल्ट और वाटर बनाता, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ था. इज न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज? यस, न्यूट्रलाइजेशन ऑल्सो अ केमिकल चेंज बिकॉज में न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. इज इट क्लियर नाउ? अब एक डेली लाइफ से एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं किसका, केमिकल चेंज का, जो है रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन इज जस्ट द ईटिंग अप ऑफ द मेटल सरफेस विद द एटमॉस्फेरिक गैसेस, ओके, like oxygen, moisture, to form a new product, rust, that is iron oxide. Okay, let us get back on rusting. This is one change that affect the iron particles and slowly destroy them. हमें पता है destroy कर देता है. Since iron is used in making bridges, ships, cars, trucks, bodies and many other articles, the monetary loss due to monetary loss होगा इसका, क्योंकि rusting of you क्योंकि रस्टिंग से बहुत पैसे का नुकसान होता है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स खराब हो जाते हैं. द प्रोसेस रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग. जैसे अब इसमें चेंज क्या है और रिएक्शन क्या वो देखते हैं. देखो आयरन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा. ऑक्सीजन कहाँ से मिली? एयर से मिल गई. और वाटर भी कहाँ से मिला? वेपर्स की फॉर्म से एटमॉस्फेयर मिल गया. रस्ट हुआ, और रस्ट क्या हो गया? नया प्रोडक्ट, जो कि क्या है? आयरन ऑक्साइड Fe2O3. फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वेप एसेंशियल. अगर दोनों में से एक भी नहीं होगा तब भी रस्टिंग नहीं होगी, दोनों इकट्ठे चाहिए तभी रस्टिंग होगी. In fact, if the content of moisture in the air is high, which means it is more humid, rusting became faster. ठीक है, अगर humid atmosphere rusting faster होगा और जो rust formation takes place होगा. So how do we prevent rusting? Question आता है कि हम prevent कैसे करें rusting को. प्रिवेंट द आयरन आर्टिकल कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन वाटर. और कॉन्टैक्ट को ही रोकना है हमें, किसको? ऑक्सीजन और वाटर के. जब उस कॉन्टैक्ट को रोकना है तो हमें डिफरेंट वेज अप्लाई करने पड़ेंगे. डिफरेंट वेज, जैसे हमें उसे ग्रीस करना पड़ेगा, उसे पेंट करना पड़ेगा उसके सरफेसेस को, या उसके सरफेस पे गैल्वेनाइजेशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो अल्टीमेटली डिफरेंट मैथड्स हमें यूज करने पड़ेंगे ताकि हमें पता लगा ताकि हम अपने जो आयरन के आर्टिकल्स हैं उसका सरफेस प्रोटेक्ट अप कर सके फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर कंटेंट. ओके, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? वी कैन ऑयल एंड ग्रीस, वी कैन पेंट, वी कैन गैल्वेनाइजेशन, वी कैन अलाउ अलॉइंग, जैसे स्टेनलेस स्टील फॉर्मेशन कर देना आयरन के आर्टिकल्स को. तो वो हम सब इसमें पढ़ेंगे वन बाय वन. ठीक है. सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? Prevent iron article from coming in contact with oxygen and water or both. One simple way is to apply a coat of paint or grease. हम क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं उसको और ग्रीस कर सकते हैं ताकि उसका सरफेस एयर और वाटर के कांटेक्ट, ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में ना आए. In fact, this coat should be applied regularly to prevent rusting. Another way is depositing a layer of metal like chromium or zinc on iron. हम क्या कर सकते हैं? उस पर लेयर लगा सकते हैं. किसकी? आयरन आर्टिकल्स पे लेयर लगा सकते हैं, जिंक की या क्रोमियम की. जब जिंक की लेयर लगा देते हैं तो हम उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन. ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर. द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक और on iron is called galvanization. The iron pipes we used in our home to carry water are galvanized to prevent rusting. वो सब galvanized है. ठीक है, क्योंकि उस पर जिंक की कोटिंग की जाती है. Do you know the ship are made up of iron and a part of them remain under water? On the part above water also, water drop keep clinging to the ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contain many salts. The salts will make the process of rusting formation faster. Important बात है, जो शिप है हमारे, वो अल्टीमेटली जो सॉल्टी वाटर से कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं तो वो सॉल्ट उसकी रस्ट को बहुत फास्ट कर देता है. Therefore, ship suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. ठीक है, so much so that a fraction of the ship's iron has to be replaced every year. उसका पार्ट्स है, रेगुलरली हमें क्या करना पड़ता है? शिप्स का रिप्लेस करना पड़ता है. ठीक है, वो बहुत उसमें मॉनिटरी लॉस होता है. यू कैन इमेजिन द मॉनिटरी लॉस ऑफ द वर्ल्ड. यस, नाउ लास्ट एक एग्जाम्पल हम देखते हैं जो कि एक्सप्लेन करता है किसको. अच्छा, इसमें तो 2-3 ही मेथड बताए, मैं आपको और मेथड बता सकती हूँ. जैसे इसमें गैल्वेनाइजेशन किया है, इसमें हमने मेटल के सरफेस पे जिंक की कोटिंग की. ठीक है, हम एलॉइंग भी कर सकते हैं. एलॉइंग का मतलब होता है बच्चे, जैसे आयरन है हमारा, आयरन को हम स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रोमियम
निकेल वगैरह ऐड करके उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रोमियम ऐड कर दो, मैग्नीशियम ऐड कर दो, या मैग्नीशियम ऐड कर दो, सम कार्बन ऐड कर दो, तो उस आयरन के साथ, तो अल्टीमेटली वो आयरन अब कन्वर्ट होगा किस में, स्टेनलेस स्टील में, या कह सकते हैं एलॉय में। उस एलॉय का नाम है स्टेनलेस स्टील। तो अल्टीमेटली जो हमारे जितने भी ये स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं उन पे फिर रस्टिंग नहीं होती। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, मेटल को कन्वर्ट कर दिया एलॉय में, और एलॉय में एलॉय इज अ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर बच्चे। एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, इनमें अप्रॉक्स 95% अबाउ जो होता है वो हमारा मेन मेटल होता है। उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ हम उसमें ऐड करते हैं इम्प्योरिटीज किसी मेटल की या किसी नॉन मेटल की। तो वो मिक्सचर जो हो गया वो हमारा एलॉय हो गया। तो अल्टीमेटली हम किसी मेटल को क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं। ओके, नाउ ये जैसे दिखाया हुआ स्टेनलेस स्टील दिखाया हुआ है ना, स्टेनलेस स्टील इज मेड अप मिक्सचर ऑफ आयरन विद कार्बन मेटल लाइक क्रोमियम, निकल और मैग्नीज। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने इसको क्या कर दिया, एलॉय बना दिया। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय। हम और भी मेटल्स को बना सकते हैं, जिससे कॉपर में हम ऐड कर सकते हैं, उसको ब्रास में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसको ब्रॉन्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ड्यूरेलियम ऐड बना सकते हैं उसको। नाउ लास्ट पॉइंट, क्रिस्टलाइजेशन। In class 6th, you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water. Yes, the salt obtained in this manner is not pure and the shape of its crystal cannot be seen clearly. हम क्या करते हैं, evaporation के थ्रू salt formation करते हैं, बट वो जो crystals बनते हैं वो प्योर नहीं होते। However, large crystal of pure crystal can be formed from their solutions. हम उसके crystal solutions में से बना सकते हैं। कैसे? By the process of crystallization. इसमें crystallization के example की बात करें तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे हम कॉपर सल्फेट को करें अल्टीमेटली कैसे, कि हम क्या करें, हाफ फिल कर ले टेस्ट ट्यूब को वाटर से और उसको हीट अप करें, फिर या कह सकते विद द हेल्प ऑफ, अब जो उसको हीट अप कर लें तो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कह सकते हैं कॉपर सल्फेट डालोगे, कह सकते हैं टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट जब हम डालेंगे, स्टीयर करेंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे जो और कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे, फिर और कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे और कंटिन्यूस को हीट अप करते रहेंगे। एक लेवल आएगा जो सैचुरेटेड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब उसको हम फ्लेम पे से उतार लेंगे और ठंडा करेंगे तो जो क्रिस्टल्स अवेलेबल होंगे ना वो हमारे किसके होंगे, प्योर कॉपर सल्फेट के होंगे। इम्प्योरिटीज रिमूव आउट कर लेंगे। तो इसमें हम एग्जाम्पल कर सकते हैं, प्रेजेंट एक एक्टिविटी है वो मैं आपको बता रही हूँ। डाइल्यूट एसिड हमेशा डाली जाती है क्योंकि रिएक्शन थोड़ी हम उसको आयनाइज रिएक्शन में हेल्पफुल होती है। आप चाहो तो एसिड डाल सकते हो या नहीं भी यूज़ करो तो भी ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन की बात कर रही हूँ उसमें। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर। अब मैंने जैसे आपको टेस्ट ट्यूब लिया था, आप इसमें क्या कर लो, एक कप फुल ऑफ वाटर ले लो, बीकर में ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए डालते हैं ताकि आयनाइजेशन रिएक्शन फास्ट हो जाए बच्चे। स्मॉल फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं। हीट द वाटर, हीट करना है। अब उसमें क्या करना है हमने, व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग कॉपर सल्फेट डालना है। ठीक है, उसको स्टीयर करना है, फिर और कॉपर सल्फेट डालना है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट टिल नो मोर, जब तक वो सैचुरेटेड नहीं हो जाए। जैसे मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, जब तक वो सैचुरेटेड नहीं हो जाए आप उसमें कॉपर सल्फेट डालते रहिए। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, डिसॉल्व इट टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व। फिल्टर द सोल्यूशन, अलाउ इट कूल। फिल्टर कर लो और अलाउ कर लो। फिल्टर करोगे तो इम्प्योरिटीज रिमूव आउट हो जाएंगे। कूल करोगे तो आपको प्योर क्रिस्टल बन जाएंगे किसके, कॉपर सल्फेट के, ब्लू कलर के। Do not disturb the solution when it is cooling. Look at the solution after some time. Can you see the crystals of copper sulfate? If not, wait for some time. ठीक है, तो अल्टीमेटली लास्टली हमें क्या मिलेंगे, प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लूइश कलर के। You have learned about the physical and chemical changes. Try to identify the changes that you observe around you as physical or chemical change. अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो बच्चे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ये टॉपिक रह गया था बाय मिस्टेक, क्योंकि आपकी क्लासेस मंडे टू थर्सडे होती हैं, तो थर्सडे के बाद फिर से नेक्स्ट मंडे की जब क्लास थी उसके जो उस ड्यूरेशन में ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो गया। ओके, फिर भी आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कोई आपको डाउट हो तो। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको पीडीएफ में अवेलेबल कराऊंगी समझाने के बाद। ओके बच्चों, ओके क्लास, कोई डाउट हो मुझे बता देना। आप लोग एक बार चैप्टर को रीड ज़रूर करना। रीडिंग से क्या होगा कि आपकी जो पर्टिकुलर डाउट्स हैं वो उभर के आएंगे और आप उन डाउट्स को क्लियर कर पाओगे। ठीक है,
पढ़ोगे तभी डाउट्स आएंगे बच्चे। और एक लास्ट बात, आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आप रेगुलरली क्या है स्टडी करते रहिए। मैंने आपको रिवीजन कराए थे 2 चैप्टर्स के, उन रिवीजन वाली क्लासेस को देख लेना और वीडियोस को देख लेना। और फिर भी कोई डाउट, एमसीक्यू बेस्ड होंगे चैप्टर, आप जितना डीप रीड करोगे उतना आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में हेल्पफुल होगा। ओके क्लास।